पेशेंट्स हमारे पास आ रहे होते हैं चेस्ट कंजेशन के साथ। चेस्ट कंजेशन में क्या होता है कि पेशेंट के लंग या ब्रोंकाई में म्यूकस एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट की इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि चेस्ट कंजेशन को किस तरह से, या पेशेंट को एटिलेक्टेसिस है, नमूनिया है, तो ऐसे पेशेंट्स को किस तरह चेस्ट फिजियोथेरेपी के थ्रू हम एयरवे क्लियरेंस टेक्निक कर सकते हैं अप्लाई। ठीक है, एयरवे क्लियरेंस टेक्निक इज़ बेसिकली अ मैनुअल और मैकेनिकल प्रोसीजर होता है जिसमें हम पेशेंट की सिक्रीशंस को एयरवे से क्लियर करते हैं। ठीक है, इस टेक्निक में हमारे पास पोस्टरल ड्रेनेज होता है, परकशन अप्लाई करते हैं, वाइब्रेशन एंड कंप्रेशन अप्लाई करते हैं, मैनुअल हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है ये भी मैं आगे चल के बताऊंगी, और हम साथ में एयरवे सक्शनिंग करते हैं। ठीक है, अब पेशेंट्स को ट्रीट करने से पहले मेरा आपसे सवाल ये है कि पेशेंट की हमें पता चलेगा कंजेशन बहुत ज़्यादा है, तो अब हमने उसकी क्या करनी है, चेस्ट फिजियोथेरेपी करवानी है। तो सबसे पहले ऐसी क्या असेसमेंट होगी जो हम पेशेंट में चेक करेंगे? तो बेसिकली हम सबसे पहले पेशेंट के वाइटल्स चेक करेंगे। ठीक है, हॉस्पिटल सेटिंग में हमारे पास मॉनिटर लगा होता है ऑलरेडी, जिसमें हार्ट रेट, सैचुरेशंस, बीपी सब कुछ मेंशन होता है। ठीक है, तो पेशेंट की जब भी हम चेस्ट फिजियोथेरेपी करवाते हैं जिसमें हमारे पास परकशन, कंप्रेशन, वाइब्रेशंस होते हैं, उसकी वजह से पेशेंट का हार्ट रेट इंक्रीज्ड होता है। तो हमने पहले ये चेक करना है पेशेंट इज़ आइदर वाइटली स्टेबल और नॉट। ठीक है, मॉनिटर चेक करने के बाद अब परकशन मैंने अप्लाई करनी है। तो परकशन किस तरह से होती है? चेस्ट परकशन से क्या होता है, इसका जो सिक्रीशंस होती हैं वो लूज़ होती हैं। ठीक है, अपनी जगह से। ये हम जो है वो मैकेनिकली भी अप्लाई कर सकते हैं और मैनुअली भी अप्लाई कर सकते हैं। मैनुअली हम हैंड से अप्लाई करते हैं और मैकेनिकली हम डिवाइस से अप्लाई करते हैं। ठीक है, Care should be taken during percussion is applied the device to affected lung segment। अब lung segments क्या होते हैं? जब भी हम percussion अप्लाई करते हैं तो उसमें हम जो है वो सबसे पहले पेशेंट्स की पोस्टरल ड्रेनेज करवाते हैं। पोस्टरल ड्रेनेज क्या होता है? उसमें हम पेशेंट की पोजीशन बनाते हैं, इस तरह की पोजीशन बनाते हैं कि हमारे पास हर लोब का हर सेगमेंट जो है वो टारगेट हम करते हैं उसकी म्यूकस को स्क्रीट आउट करने में। ठीक है, तो ये वही सेगमेंट्स की बात बता रहे हैं कि इंडिविजुअली हम हर सेगमेंट्स को ट्रीट करते हैं, हम जनरलाइज पूरे लंग को ट्रीट नहीं कर रहे होते। बेसिकली हमें हर सेगमेंट पे, हर लोब के हर सेगमेंट पे जाके उसकी सिक्रीशंस को डिसलॉज करना है। ठीक है, मैनुअल परकशन कंसिस्ट ऑफ अ रिदमिकल क्लैपिंग होती है जो कि हम अप्लाई कर रहे होते हैं। अब पेशेंट क्या कर, अब बेसिकली हम थेरेपिस्ट क्या कर रहे होते हैं कि पूरा आर्म भी हम मूव कर रहे हैं, फोर आर्म भी मूव कर रहे हैं और हैंड भी मूव कर रहे होते हैं। तो पूरा हमें अपर लिम इन्वॉल्व नहीं करना होता परकशन देते वक्त। परकशन देते वक्त योर आर्म एंड योर फोर आर्म शुड बी स्टेबल। ओके, उसको मूव नहीं करना हमने, सिर्फ हमारी हैंड से हमें मैनुअल परकशन अप्लाई करनी होती है। ठीक है, रिस्ट को मूव करना होता है बेसिकली हमने, सही है, फोर आर्म और आर्म को मूव नहीं करना होता है। इससे हम खुद भी थक रहे होते हैं और पेशेंट को भी जो है वो हम ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। तो हमें उसे मैक्सिमम फोर्स नहीं अप्लाई करनी, बल्कि उसका क्या करना है कि हमें एक्यूरेट परकशन दे के उसकी सिक्रीशंस को डिसलॉज करना है। ठीक है, रिदम स्टडी रिदम्स होते हैं जो कि 100 से 480 टाइम्स पर मिनट होते हैं। ठीक है, परकशन के। नेक्स्ट इज़ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन इज़ बेसिकली हम जब पेशेंट इंस्पायर कर रहा होता है, डीप इंस्पायर जब वो कर लेता है और एक्सहेल करने लगता है सांस को, तब हमने वाइब्रेशन देनी होती हैं। ठीक है, क्लिनिशियन एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द पेशेंट्स चेस्ट वॉल एंड जेंटली ऑस्किलटेट इट थ्रू दी एंड ऑफ एक्सपायरेशन। ठीक है, जैसे मैंने बताया पेशेंट ने इनहेल किया, जैसे ही वो इनहेल करके एक्सहेल करने लगेगा उस वक्त हमने जेंटली ऑस्कल्टेट करना है, यानी कि ऑसिलेशंस अप्लाई करनी है, रिदमिक ऑसिलेशंस अप्लाई करनी है। ठीक है, लेकिन वो जेंटली होनी चाहिए। जैसे हम वाइब्रेट करते हैं अपने हैंड को जेंटली वाइब्रेट करेंगे ताकि उसकी जो म्यूकस है वो अपनी जगह से स्क्रीट आउट हो सके। Manual vibration frequency has been reported to be 12 to 20 hertz। ठीक है,
अच्छा, क्या किस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हम एयरवे क्लियरेंस टेक्निक करवाते हैं तो उसमें पेशेंट ने जो है वो 30 मिनट बिफोर मील ना लिया हो या ट्यूब फीडिंग उसकी ना हुई हो, ठीक है। इससे ये होता है कि पेशेंट जो है वो वॉमिटिंग कर सकता है, ठीक है। वॉमिट होने से पेशेंट एस्पायरेट करेगा, तो इसलिए हम ये इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि बिफोर चेस्ट फिजियोथेरेपी पेशेंट ने 30 मिनट प्रायर कोई भी मील या ट्यूब फीडिंग उसकी ना हुई हो, ठीक है। क्या ऐसे गोल्स हैं हमारे जिसकी वजह से हम एयरवे क्लियरेंस टेक्निक करते हैं? तो फर्स्ट गोल हमारे पास ये होना चाहिए कि पेशेंट की जो सिक्रीशंस हैं वो अपनी जगह से हम हटा सकें, ताकि उसके जो एल्वुलर सैक है उसमें जो सिक्रीशंस है वो रिमूव होगी, तो तभी पेशेंट इनहेल और एक्सहेल अच्छे से कर सकेगा। जब पेशेंट के म्यूकस अंदर पूरा एल्वुलर सैक में म्यूकस है पूरा, तो वो किस तरह से गैसियस एक्सचेंज होंगी, किस तरह से पेशेंट जो है वो प्रॉपरली इनहेल एंड एक्सहेल कर पाएगा। तो इसी वजह से हमारा प्राइमरी गोल यही होता है कि पेशेंट की सिक्रीशंस को डिसलॉज कर सकें। टू ऑप्टिमाइज लंग कंप्लायंस, जाहिर सी बात है जब पेशेंट की एयरवे क्लियरेंस अच्छी होगी तो पेशेंट की कंप्लायंस अच्छी होंगी, ठीक है। एल्वुलर एक्सपेंशन अच्छे से होंगे। एल्वुलर एक्सपेंशन क्या, एल्वुलाई क्या होते हैं हमारे पास? बेसिकली हमारे पास ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड उसके बाद फिर हमारे पास एल्वुलाई आते हैं, फिर उसके अंदर हमारे पास उसके बाद एल्वुलर सैक आते हैं। ये बेसिकली लंग्स के जो हमारे पास ब्रोंकियल ट्री है उसके पूरा पैसेज बता रही हूँ, ठीक है। इम्प्रूव करते हैं हम गैसियस एक्सचेंज को टू डिक्रीज दी वर्क ऑफ ब्रीदिंग। अब पेशेंट जो है वो लंग्स अच्छे से उसकी जो है ना उसकी लंग्स कंप्लायंस अच्छी नहीं है पेशेंट की, तो वो क्या करेगा? अपने एसेसरी मसल्स यूज़ कर रहा होगा, मसल्स यूज़ करके वो इनहेल और एक्सहेल करने की कोशिश करेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा? उसका वर्क ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज हो जाएगा। तो जब हम उसकी कंप्लायंस अच्छी कर देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? पेशेंट जो है वो अपने एसेसरी मसल्स नहीं यूज़ करेगा इनहेल करने के लिए, ठीक है। तो उसका क्या होगा? वर्क ऑफ ब्रीदिंग डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। प्रिवेंट सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस, अब जाहिर सी बात है पेशेंट जो है वो उसकी सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो पेशेंट की जाहिर सी बात है वाइटली अनस्टेबल हो जाएगा और ज़्यादा, और इसके अलावा पेशेंट जो है वो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा सकता है, लंग कोलैप्स हो सकता है। तो इस वजह से हम जो है वो चेस्ट फिजियोथेरेपी के थ्रू पेशेंट की एयरवे क्लियरेंस करते हैं, ठीक है। क्या क्या इंडिकेशंस हो सकती हैं? सिस्टिक फाइब्रोसिस, ब्रोंकाइटिस, एटिलैक्टेसिस, लंग एब्सिस, नमूनिया, ठीक है। ये सब इंडिकेशंस हैं जिसमें हम चेस्ट फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं। हम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस जिसमें हम चेस्ट फिजियोथेरेपी नहीं करवाते। हीमोप्टिसिस, हीमोप्टिसिस इज़ बेसिकली हमारे पास स्पिटिंग ऑफ ब्लड होती है। कहाँ से आता है ये ब्लड? लंग्स से या ब्रोंकियल ट्यूब से आ रहा होता है। अगर किसी पेशेंट को ब्रोंकियल हैमरेज या पल्मोनरी हैमरेज हुआ है उसके रिजल्ट में, ठीक है। अनट्रीटेड टेंशन निमोथोरैक्स है या ओपन वूंड है, किसी का बर्न हुआ है, डायरेक्ट हम परकशन अप्लाई नहीं करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, जाहिर सी बात है एम्बोलिज्म है तो वो फर्दर किसी और ऑर्गन में जाकर पेशेंट की जो है वो डेथ कॉज करवा सकता है। रीसेंट स्किन ग्राफ्ट हुई हुई है या फ्लैप हुआ है थोरैक्स से, तो तब भी हम जो है वो नहीं करवाएंगे। अनस्टेबल हेड और नेक इंजरी, अब ये डायरेक्ट थोरैक्स की बात तो नहीं हो रही, लेकिन अगर हम जो है वो परकशन के ड्यूरिंग परकशन अगर हम पेशेंट मूव होता है थोड़ा सा तो उसकी हेड की इंजरी फर्दर ट्रॉमेटाइज हो सकती है, या नेक को जो है वो अगर स्पाइनल इंजरीज हुई हुई है उसको नेक में अगर C1 C2 C3 की इंजरी हुई हुई है तो उसको हम स्टेबल करते हैं, ठीक है, ब्रेस वगैरह लगाकर। तो अगर हम जो है वो चेस्ट फिजियोथेरेपी करवाएंगे तो उसमें क्या होगा? पेशेंट जो है वो अनस्टेबल हो सकता है, ठीक है, पेशेंट की पोजीशन ख़राब हो सकती है, इसलिए भी हम नहीं करवाते। रीसेंट कोई स्पाइनल इंजरी हुई हुई है, रिब का फ्रैक्चर हुआ हुआ है, अब फ्रैक्चर है तो डायरेक्टली हम उसके ऊपर परकशन नहीं करेंगे, ठीक है। फ्लैल चेस्ट है तब भी हम जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है चेस्ट फिजियोथेरेपी। अब कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हम करवा तो सकते हैं फिजियोथेरेपी लेकिन प्रिकॉशंस के साथ, ठीक है। ऑस्टियोप्रोसिस है, किसी की बोन डेंसिटी कम है, ठीक है, तो उसमें हम करवाएंगे लेकिन हमारा प्रेशर जो है वो पेशेंट के अकॉर्डिंग होगा। अब पेशेंट अगर कोई लीन है या कोई बल्की है तो हमारा जो
चेस्ट फिजियोथेरेपी के प्रोटोकॉल्स हैं वो यही हैं कि पेशेंट की कंडीशंस को, पेशेंट अगर लीन है तो हमारा जो है वो प्रेशर कम होना चाहिए, और अगर हमारे पेशेंट जो है वो थोड़ा बल्की है तो प्रेशर उस हिसाब से हम अपने सेट करेंगे, ठीक है। रीसेंट पेस मेकर लगा हुआ है, अगर तो पेस मेकर है ना पेशेंट का, आइदर इट्स टेम्परेरी और परमानेंट पेस मेकर, तो हम पेशेंट के कभी भी पेस मेकर के ऊपर अपना परकसर नहीं रखेंगे या उसके ऊपर डायरेक्टली मैनुअल परकशन नहीं करवाएंगे, ठीक है। अगर पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है तो वो ऑब्वियसली हमारी परकशन से और ज़्यादा एंजाइटी की तरफ जा सकता है, तो इस वजह से हम जो है उसमें भी नहीं करवाएंगे। पेशेंट को पहले पूरे प्रोटोकॉल समझाएंगे, गाइडलाइन समझाएंगे, इंडिकेशन समझाएंगे, पेशेंट को काउंसल करने के बाद हम जो है वो उसकी करवा सकते हैं फिजियोथेरेपी। अनकंट्रोल ब्रोंकोस्पाज्म है तो उसमें भी हम जो है वो प्रिकॉशंस के साथ करवाएंगे। हैं पोस्टरल ड्रेनेज की, तो पोस्टरल ड्रेनेज से हमें ये पता होना चाहिए कि लंग के कितने लोब्स होते हैं और कौन कौन से सेगमेंट्स होते हैं, क्योंकि हम इंडिविजुअली हर सेगमेंट की एक अलग पोस्टरल ड्रेनेज करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो लंग्स में बेसिकली राइट लंग में हमारे पास 3 लोब होते हैं, अपर, मिडल एंड लोअर, ठीक है। और लेफ्ट लंग में हमारे पास 2 लोब होते हैं, अपर लोब एंड लोअर लोब, ठीक है। राइट लंग के जो अपर लोब है उसमें हमारे पास 3 सेगमेंट होते हैं, ठीक है। अपाइकल सेगमेंट, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। मिडल लोब में हमारे पास 2 सेगमेंट होते हैं, मीडियल एंड लैटरल, ओके। लोअर लोब में हमारे पास 5 सेगमेंट्स होते हैं, सुपीरियर, मीडियल बेसल, एंटीरियर बेसल, लैटरल बेसल एंड पोस्टीरियर बेसल, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास लेफ्ट लंग में भी हमारे पास 10 सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। राइट लंग में भी हमारे पास टोटल कितने सेगमेंट्स हो गए, 10 सेगमेंट्स, ओके। और लेफ्ट लंग में भी हमारे पास 10 सेगमेंट्स होते हैं। कैसे, मतलब राइट साइड पे तो हमारे पास 3 लोब थे तो 10 सेगमेंट्स थे, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास लेफ्ट लंग में ओनली 2 लोब्स हैं, तो किस तरह से हमारे पास 10 सेगमेंट्स हो गए, मतलब दोनों के इक्वल इक्वल किस तरह से हो गए। तो यहाँ पर हमारे पास ये होता है कि अपर लोब में हमारे पास अपाइकल, एंटीरियर, पोस्टीरियर और सुपीरियर लिंगुला होता है और इन्फीरियर लिंगुला होता है, ठीक है। राइट लंग में हमारे पास मीडियल लोब था, लेकिन लेफ्ट में हमारे पास लिंगुला प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उसी तरह से हमारे पास 2 लिंगुला के हो गए, सुपीरियर लिंगुला एंड इन्फीरियर लिंगुला, ठीक है। फिर हमारे पास लोअर लोब है, लोअर लोब में हमारे पास सुपीरियर, मीडियल बेसल, एंटीरियर, लैटरल, पोस्टीरियर बेसल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पोस्टरल ड्रेनेज हमारे पास क्या होता है, पोस्टरल ड्रेनेज यूजेस द ग्रेविटी टू असिस्ट इन इफेक्टिवली ड्रेनिंग। पोस्टरल ड्रेनेज बेसिकली एक पोजीशन होती है जिसमें हम अगेंस्ट द ग्रेविटी जो है पेशेंट को पोजीशन करते हैं ताकि म्यूकस जो है वो अपनी जगह से लूज होकर डिसलॉज होकर रिमूव किया जा सके, ठीक है। अब हमारे पास डिफरेंट पोजीशंस हैं जिसमें ईच एंड एवरी सेगमेंट को ट्रीट किया हुआ है। अब ये तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी पिक्चर है, आप जल्दी से एक नोटबुक ले लें, मैं आपको बताती हूँ किस तरह से इसको रिमाइंड रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपर लोब की बात करते हैं। अपर लोब में हमारे पास राइट साइड भी है और लेफ्ट साइड भी, ठीक है, दोनों की बात कर रही हूँ। तो अपर में अगर हमने अपाइकल देखना है तो हम जो है पेशेंट की जो हेड साइड है ना उसको 30 डिग्री एलिवेट कर देंगे और फिर हम जो है वो परकशन अप्लाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है। आप देख सकते हैं सारी इमेजेस तो यहाँ पर हैं, आप पिक्चर से जो है वो उसको कोरिलेट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको रिमाइंड करने का, याद रखने का बताती हूँ एक तरीका, ठीक है। अच्छा, सेकंड हमारे पास है एंटीरियर सेगमेंट। अब ये एंटीरियर जो है वो राइट साइड की भी बात हो रही है और लेफ्ट साइड की भी बात हो रही है। इसमें क्या करते हैं, पेशेंट जो है वो बिल्कुल सुपाइन पोजीशन में होगी, कोई भी बेड की एलिवेशन नहीं होगी, ठीक है। लेकिन हमने करना क्या है कि जो पेशेंट के नीज़ हैं उसके जो अंडर द नीज़ है वहाँ पर हमने एक पिलो प्लेस कर देना है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम हुक लेइंग नी पोजीशन, ठीक है। पेशेंट बिल्कुल सुपाइन होगा लेकिन हमने उसके नीज़ के नीचे जो है वो हमने पिलो प्लेस कर देना है, ठीक है। और फिर हमने जो है उसको परकशन अप्लाइड करनी है। फिर अगर हम पोस्टीरियर सेगमेंट की बात करें तो उसमें क्या होगा, पेशेंट जो है वो सिटिंग पोजीशन में होगा लेकिन पिलो जो है उसका अंडर दी नीज़ होगा, ठीक है।
ये हो गई हमारे पास अपर लोब की बात। ये हमारे पास राइट साइड की भी बात हो रही थी और लेफ्ट साइड की भी बात हो रही थी। अब अगर मैं मिडल लोब की बात करूँ तो मिडल लोब हमारे पास सिर्फ राइट साइड पे प्रेजेंट होता है, तो लेफ्ट साइड पे उसकी जगह हमारे पास क्या होता है, लिंग्यूला प्रेजेंट होता है। तो इसकी दोनों की जो है वो पोजीशन सेम होती है, साइड लाइन पोजीशन होती है, ठीक है। लेकिन हमने करना क्या है कि अगर मिडल लोब है तो साइड लाइन के वक्त मिडल लोब ऊपर होगा, ठीक है। और अगर हम लेफ्ट साइड ट्रीट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड अबव होगी, ठीक है। करना क्या है, हमारे पास पेशेंट जो है वो बिल्कुल साइड लाइन पोजीशन में होगा और जो उसका बेड है वो 12 इंचेस या हम कह सकते हैं 16 डिग्री एलिवेट करना है लोअर साइड से, ठीक है। अब हेड साइड से उसका बेड एलिवेट नहीं करना, बल्कि हमें लोअर साइड से जो है उसका बेड एलिवेट करना है। तो उसके बाद हमने परकशन कहाँ अप्लाई करनी है, 4th इंटरकोस्टल स्पेस पे, ठीक है, एट द लेवल ऑफ निपल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं लोअर लोब की तरफ। अब लोअर लोब में हमारे पास राइट साइड की भी बात हो रही है और लेफ्ट साइड की भी बात हो रही है। प्रोन पोजीशन में होगा, जाहिर सी बात है लोअर लोब टारगेट करने तो हम प्रोन पोजीशन में करेंगे पेशेंट को, ठीक है। एक पिलो हम प्लेस करेंगे अंडर द एब्डोमन और दूसरा पेशेंट के जो है वो लेग पे जो है वो हम पिलो प्लेस करेंगे, ठीक है। 2 पिलो प्लेस कर दिया, पेशेंट प्रोन पोजीशन में। अब हमने क्या करना है, पेशेंट का जो लोअर साइड है उसको 18 इंचेस जो है वो रेज कर देना है। वैसे कितना होता है ये 20 डिग्री, सही है, 20 डिग्री बेड रेज कर देना है, ठीक है। और हम फिर परकशन अप्लाई करेंगे, सही है। परकशन कहाँ अप्लाई करनी है, इसकी लोअर रिब्स पे परकशन अप्लाई करनी है, सही है, साइड्स ऑफ द स्पाइन पे। फिर हमारे पास एक ही सिर्फ सेगमेंट रह गया है, हमारे पास सुपीरियर सेगमेंट। सुपीरियर सेगमेंट में पेशेंट जो है उसी तरह से जैसे लोअर लोब की पोजीशन थी ना, इसी तरह से सुपीरियर सेगमेंट को अगर हमने देखना है तो पेशेंट प्रोन पोजीशन में ही होगा, लेकिन हमने बेड को रेज नहीं करना, ठीक है। पिलो जिस तरह से हमारे पास हमने लोअर लोब में रखा था एब्डोमेन पे और लेग के अंदर, तो उसी तरह से पेशेंट के पिलो प्लेस करने हैं। और जो है लेकिन सिर्फ हमने डिफरेंस क्या है इसमें कि बेड को रेज नहीं करना, सही है। तो ये हमारे पास जो है वो प्रोनिंग की एक टेक्निक होती है। बेसिकली ये हम जो है वो जब कोविड-19 का टाइम था तब हम जो है वो ऑक्सीजन सेचुरेशन को इम्प्रूव करने के लिए पेशेंट को जो है वो प्रोनिंग पोजीशन में ले आते थे। इससे क्या होता है कि बेसिकली जो है प्रोनिंग जो है सिंपल टेक्निक है डेट रिक्वायर पेशेंट टू लाई ऑन देयर बेली एंड चेस्ट विथ चेस्ट एंड फेस डाउन, ठीक है। फ्लिपिंग कर देता है पेशेंट को प्रोन पोजीशन में। इससे क्या होता है उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो इम्प्रूव होती है। क्यों? क्योंकि जब पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होता है ना तो उसका हार्ट जो है वो लंग्स को कंप्रेस कर रहा होता है, मिनिमल, ठीक है, एंटी ग्रेविटी फोर्स होती है। लेकिन जब हम पेशेंट को प्रोन पोजीशन में कर देते हैं तो उसका हार्ट जो है वो डाउन होता है और लंग्स ऊपर होते हैं। तो इस वजह से जो है पेशेंट की जो है मतलब सैचुरेशन इम्प्रूव होती है, एक नेचुरल पोजीशन कहलाती है ये, ठीक है। इसमें क्या करते हैं पेशेंट को जब हमने प्रोन पोजीशन में किया है तो एक हम जो है उसके पिलो बिलो दी नेक रखेंगे, एक 2 पिलो हम लेंगे, एक चेस्ट के रखेंगे साइड पे और एक जो है वो हमारे पास शिन बोन में रखेंगे, जो कि मैंने बताई थी एक प्रोन पोजीशन में हम कहाँ कहाँ पिलो प्लेस करते हैं। तो ये वही पोजीशन है, ठीक है। थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल अबाउट दी चेस्ट फिजियोथेरेपी। होप आप अंडरस्टैंड हो गई होगी आपको। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन कमेंट मी बिलो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।